स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन असावा और हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा YouTube चैनल है PLC टेक वर्ल्ड, इस पर हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड की जो भी नॉलेज होती है उसे आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड RS-485 के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी वीडियो की सीरीज है ये है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन के बारे में। तो पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने सीखा कि इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हमने जो सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है RS-232 उसके बारे में भी समझा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं RS-485 के बारे में और जानेंगे कि RS-485 क्या होता है। RS-485 की केबल्स और कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे। RS-485 में जो मास्टर और स्लेव की कॉन्सेप्ट होती है उसके बारे में जानेंगे और फाइनली इसके बाद हम सीखेंगे कि RS-485 यूज करके दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं RS-485 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के बारे में। तो RS-485 में ये जो RS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। RS-485 को 1983 में बनाया गया था और ये जो RS-485 होता है इसकी हेल्प से हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन होता है उसको दो तरह से किया जा सकता है। पहला मेथड होता है सीरियल कम्युनिकेशन और दूसरा मेथड होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। तो अगर आप सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन को समझना चाहते हैं और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है उसको देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो RS-485 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है ये होता है सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही एक सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड था जिसका नाम है RS-232, तो फिर RS-485 को क्यों बनाया गया। तो आइए समझते हैं कि RS-485 में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि RS-232 में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो RS-232 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है इसकी हेल्प से हम केवल दो डिवाइस का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जबकि जो RS-485 होता है इसकी हेल्प से हम 32 डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा सकते हैं। और ये जो RS-232 होता है इसमें जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस है वो है केवल 50 फीट, जबकि जो RS-485 कम्युनिकेशन है इसमें जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस होती है वो होती है 4000 फीट। तो आप खुद ही सोच लीजिए डिस्टेंस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो RS-232 होता है इसकी कम्युनिकेशन स्पीड काफ़ी कम होती है, जबकि जो RS-485 है इसकी कम्युनिकेशन स्पीड होती है 10 Mbps। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो RS-485 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है RS-232 से किस तरह से एडवांस है। इसके अलावा ये जो RS-485 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ये है एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड। ओपन सोर्स स्टैंडर्ड का मतलब है कि इसको आप बिना किसी की परमिशन के और बिना किसी को रॉयल्टी दिए आप अपनी डिवाइस में यूज कर सकते हैं, किसी को भी कोई पेमेंट नहीं करना है। तो आइए अब समझते हैं कि जो RS-485 कम्युनिकेशन होता है उसमें किस तरह की कम्युनिकेशन केबल यूज की जाती है। तो RS-485 कम्युनिकेशन में बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन केबल यूज की जाती है। ये कम्युनिकेशन केबल या तो इस तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल होगी या फिर इस तरह की 2 कोर सील्डेड केबल होगी। तो आइए अब समझते हैं कि जो RS-485 कम्युनिकेशन होता है इसमें किस तरह के कम्युनिकेशन कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं।
तो अगर हम RS485 कम्युनिकेशन में कनेक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें कोई स्पेशल कनेक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो RS232 कम्युनिकेशन होता है उसमें कुछ कनेक्टर्स डिफाइंड होते हैं, जैसे मिनीडिन, DB9 और DB25। तो आपने देखा होगा कि जो RS232 कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर इस तरह के कनेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो RS485 कम्युनिकेशन होता है इसमें कोई कनेक्टर डिफाइन है ही नहीं। तो अब आप कहेंगे कि इसमें कनेक्टर्स डिफाइन नहीं है तो कम्युनिकेशन किस तरह से होता होगा। तो जनरली जो कंपनी होती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइस में कुछ कम्युनिकेशन टर्मिनल्स देती हैं 485 के लिए, इस तरह के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टर्मिनल्स हैं इनकी हेल्प से आप RS485 कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें तो डिवाइस में कनेक्टर्स भी लगा सकते हैं। कुछ डिवाइस में DB9 कनेक्टर्स भी होते हैं, मिनीडिन भी होते हैं, जिनकी हेल्प से आप RS485 कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि जो RS485 कम्युनिकेशन है इसमें कोई स्पेशल कनेक्टर डिफाइन है ही नहीं। आप अपनी सहूलियत के लिए डिवाइस में लगा सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। तो आइए आप समझते हैं कि जो RS485 कम्युनिकेशन होता है इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है। तो अगर हम RS485 कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन स्पीड की बात करें तो ये होती है मैक्सिमम 10 MB पर सेकेंड, लेकिन ये स्पीड आपको मिलेगी 40 फीट तक। मतलब जिन दो डिवाइस के बीच आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस 40 फीट या फिर उससे कम है तो आपको जो कम्युनिकेशन स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 10 MB पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे आप कम्युनिकेशन डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो कम्युनिकेशन स्पीड कम होती चली जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि आप RS485 कम्युनिकेशन से 4000 फीट तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिवाइसेस के बीच। तो यहाँ पर ये स्पीड घटकर रह जाएगी 100 KB पर सेकेंड। तो आप समझ गए होंगे कि RS485 कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो डिस्टेंस के साथ कम होती चली जाएगी। तो आइए अब समझते हैं कि RS485 कम्युनिकेशन में मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट क्या होती है। मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें मास्टर और स्लेव वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये जो वर्ड होता है मास्टर, इसका मीनिंग है कोई ऐसा जो ऑर्डर दे सके, कंट्रोल कर सके, कमांड दे सके। और स्लेव का मतलब होता है कमांड को एक्सेप्ट करने वाला, ऑर्डर को एक्सेप्ट करने वाला। तो ये जो RS485 कम्युनिकेशन होता है, तो जब भी हम इसमें दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन कराते हैं तो उनमें से एक डिवाइस होती है मास्टर और दूसरी होती है स्लेव। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई PLC है और ये है हमारे पास कोई VFD, और इन दोनों के बीच हमें RS485 कम्युनिकेशन करना है। तो यहाँ पर PLC को हम बना लेंगे मास्टर और ये जो ड्राइव होगी ये होगी स्लेव। तो यहाँ पर ये जो PLC है ड्राइव को कमांड देगा। कमांड कैसी हो सकती हैं? रन के लिए हो सकती है, स्टॉप के लिए हो सकती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हो सकती है, या फिर और भी बहुत सारी कमांड हो सकती हैं। और ये जो VFD होगा वो PLC से जो भी कमांड आएंगी उनको एक्सेप्ट करेगा केवल। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इनमें से मास्टर का क्या काम होता है और स्लेव का क्या काम होता है। तो इसके बाद बात आती है कि जो RS485 कम्युनिकेशन होता है उसमें कितने मास्टर हो सकते हैं और कितने स्लेव हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो RS485 कम्युनिकेशन होता है उसमें हम नॉर्मल कंडीशन में 32 डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर RS485 कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होता है वो मैक्सिमम 32 डिवाइसेस का हो सकता है। तो इस तरह से उन 32 डिवाइसेस में से एक डिवाइस होगी मास्टर, क्योंकि मास्टर एक से ज़्यादा नहीं होता है।
और बाकी जो 31 डिवाइसेस होंगी वो होंगी स्लेव। और हर एक स्लेव डिवाइस की अपनी स्लेव आईडी होती है, या फिर उसको कह सकते हैं यूनिक आईडी, जिससे जो मास्टर होता है स्लेव को कमांड दे सकता है उसको पहचान करने के बाद। यूनिक आईडी या फिर स्लेव आईडी होने का फ़ायदा ये है कि मास्टर को अगर कोई कमांड देनी है किसी पर्टिकुलर स्लेव को या फिर डिवाइस को, तो उसको पहचान कर उसको टारगेट करके वो कमांड दे सकता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि RS-485 कम्युनिकेशन में मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो आइए समझते हैं कि दो डिवाइसेस के बीच RS-485 कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो डिवाइसेस हैं और उन दोनों डिवाइसेस के बीच हमें RS-485 कम्युनिकेशन करना है। तो इन दो डिवाइसेस में से पहली डिवाइस है कोई PLC और दूसरी डिवाइस है कोई VFD। तो आइए समझते हैं इन दोनों डिवाइसेस के बीच अगर हमें RS-485 कम्युनिकेशन करना है तो किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि RS-485 कम्युनिकेशन के लिए दोनों डिवाइस RS-485 कॉम्पैटिबल होनी चाहिए। मतलब कि जो डिवाइसेस हैं वो RS-485 कम्युनिकेशन सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट कैसे करेंगी कि उनमें RS-485 कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट होना चाहिए या फिर टर्मिनल्स होने चाहिए। इसके बाद इन दोनों डिवाइसेस को हमें एक कम्युनिकेशन केबल की हेल्प से कनेक्ट करना है। इसके बाद इन दोनों डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस को हम बनाएंगे मास्टर और दूसरी डिवाइस को हम बनाएंगे स्लेव। तो मान लीजिए कि जो PLC है उसको हमने बनाया मास्टर और जो VFD है उसको हमने बनाया स्लेव। तो ये जो स्लेव डिवाइस होगी इसको हम एक स्लेव आईडी भी देंगे। इसके बाद इन दोनों डिवाइसेस में जो सीरियल कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स हैं उनको सेट करेंगे और उनकी वैल्यू दोनों साइड सेम होनी चाहिए। और इस तरह से दो डिवाइसेस के बीच RS-485 की हेल्प से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।